चलो, तो पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया था? पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो है वो फार्म बिल्स के बारे में पढ़ा था कि भाई ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो आखिर उन फार्म बिल में क्या है और क्या नहीं है, सही है गलत है। हमने हमारी तरफ से जो सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है उसके दृष्टिकोण के तरीके से चीजों को देखा, और अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है उसको भी अपन ने जो है वो देख लिया। साथ साथ में अपन ने ये भी देखा कि पंजाब और राजस्थान की जो सरकारें हैं उनके द्वारा उन फार्म बिल के अंदर क्या परिवर्तन किए गए हैं, वो परिवर्तन भी देख लिए, और फिर इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज क्या हैं वो भी हमने जो है वो देख लिए। तो पर इसके अंदर एक और इशू जो था, जो अपन ने शायद उसके ऊपर उतना ज्यादा जोर नहीं दिया, वो था एमएसपी का, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की भी एक और बड़ी जो बात आ रही है वो आ रही है एमएसपी को, और एमएसपी को लेकर बार बार न्यूज जो है वो चलती जा रही है। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एमएसपी क्या है क्या नहीं है उसके बारे में भी समझना हमारे लिए थोड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो एमएसपी है क्या? तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये एक प्रकार का अश्योरेंस है, अश्योरेंस है सरकार की तरफ से किसको? फार्मर्स को, कि अगर आपका उत्पाद अगर एक निश्चित जो दाम आपने या निश्चित रेट एमएसपी जो उन्होंने निर्धारित की है उससे अगर कम पर बिक रहा हो, मगर मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं हो, तो फिर सरकार जो है क्या कर लेगी? उसको खरीद लेगी। सरकार जो उसको खरीदने का दावा करती है कि हम आपसे ये चीजें जो है वो खरीद लेंगे, इस रेट के ऊपर, पर्टिकुलर रेट वो जो घोषित करते हैं उसके ऊपर जो है वो उसको खरीदा जाता है। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो सरकार के द्वारा साल के अंदर 2 बार उसके द्वारा जो है वो घोषित की जाती है। वर्तमान के अंदर जो किसान है वो मेजरली अगर मांग कर रहे हैं तो वो मांग कर रहे हैं कि सब एमएसपी जो है वो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन का जो मूल्य है उसका 1.5 गुना कम से कम जो है वो हमको मिलना चाहिए। और सरकार ने एक बार पहले घोषित किया भी था कि हमने जो है वो 1.5 गुना कर दिया है, और एमएसपी के अंदर जो है वो वृद्धि पिछले कुछ सालों के अंदर काफी अच्छी वृद्धियां जो है वो की गई। तो अभी क्यों है न्यूज के अंदर, तो ये तो पता ही है आपको। अब देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? एमएसपी इज अ मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप दैट द गवर्नमेंट कंसीडर ए रिम्यूनरेटिव प्राइस, a remunerative price for farmers and hence deserving of support, कि एक ऐसा न्यूनतम मूल्य जो है वो सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है जिसके माध्यम से जो अब ये सरकार ने, ये तो अपने समझ लिया कि भाई इसके ऊपर सरकार जो है वो खरीद लेगी अगर कोई मार्केट के अंदर खरीदने वाला नहीं हुआ तो। पर ये एमएसपी को डिसाइड कौन करता है और क्या ये लीगली बाइंडिंग है या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। जो किसी ने पहले जो है वो क्वेश्चन पूछा भी था कि एमएसपी किस लॉ के अंदर मेंशन्ड है, तो ये इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात है कि एमएसपी जो है वो किसी भी लॉ में मेंशन्ड नहीं। अभी जो कह रहे हैं कि भाई आपने इसको एमएसपी को कानून के अंदर क्यों नहीं लिख दिया कि भाई एमएसपी जो है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की, तो एमएसपी के बारे में पहले भी किसी भी कानून के अंदर जो है वो ऐसा नहीं लिखा हुआ। और ये मैंने पिछली बार बताया था कि एमएसपी जो है वो एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंट है। एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब कार्यपालिका जो है उस कार्यपालिका के द्वारा इसके ऊपर निर्धारण किया जाता है, और कानूनी रूप से ये कोई भी बाध्य नहीं है, कानूनी रूप से किसी प्रकार की बाध्यता सरकार के ऊपर नहीं है कि एमएसपी उन्होंने घोषित किए तो उतने के ऊपर उनको खरीद करनी ही पड़ेगी। सरकार की अगर लगती है, क्षमता है तो खरीद कर लेते हैं, नहीं लगती तो क्षमता नहीं लगती तो फिर वो जो है वो नहीं करते। आया कहां से एमएसपी का सिस्टम जो है वो कहां से आया है? तो देखो, पहले अपन ने वो उसकी भी चर्चा की कि जब आजादी हुई और उस समय जो है वो भारत के अंदर कृषि के हालात जो है बहुत ज्यादा खराब थे। इवन हमारे यहाँ इतना भी उत्पादन नहीं होता था कि हम जो है वो अपनी खुद की जो खाद्य आवश्यकताएं हैं, हमारी जो खुद की फूड नीड्स हैं, उनको पूरा कर सके। और ऐसी जब परिस्थिति थी तो उस परिस्थिति के अंदर क्या होता था कि आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। एक अमेरिका के साथ में आपका एक प्रोग्राम चलता था PL 480, और उसके तहत हम जो है वो कृषि उत्पादों को आयात करते थे। बड़ी शर्मनाक स्थितियां जो है वो थी, और बाहर से जो आयात होता था वो भी बहुत घटिया किस्म का गेहूं जो है वो बाहर से आया करता था। पेमेंट भी हम उसका रुपए के अंदर ही पेमेंट करते थे, क्योंकि अपना पेमेंट के लिए भी डॉलर वॉलर अपने पास उस समय इतना नहीं था। फिर हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जब आई, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के समय ये सोचा गया कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए तो किसानों को एक अश्योर्ड प्राइस जो है वो आप पहले से बताओ। किसानों को कह दो कि भाई आप तो गेहूं उगाओ और हम जो है वो आपका गेहूं खरीद लेंगे। अगर आपका कोई नहीं खरीदता तो हम आपका गेहूं जो है खरीद लेंगे, और इससे वो एनकरेज होंगे, इससे वो प्रोत्साहित होंगे।
और प्रोत्साहित होंगे तो वो गेहूं जो है उसको ज्यादा से ज्यादा उगाने लग जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा उगाने लग जाएंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। और इसलिए शुरुआत के अंदर एमएसपी जो है वो 1966-67 के अंदर जो है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, और तब से लेकर लगातार फिर जो पहले शुरुआत में सिर्फ गेहूं के लिए था, और फिर धीरे धीरे जो फसलें हैं उनके जो आपका रेंज है उसको लगातार ये क्या करते गए, बढ़ाते गए। तो एमएसपी जो है वो एक अशोर्ड प्राइस होती है जो कि सरकार के द्वारा दी जाती है। अब डिसाइड कौन करता है एमएसपी कितनी होगी कितनी नहीं होगी? तो डिसाइड तो देखो गवर्नमेंट करती है। एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था कि भाई एमएसपी की घोषणा कौन करता है? तो एमएसपी घोषणा तो जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। परंतु केंद्र सरकार क्या ऐसे ही मन उठा और कितनी भी एमएसपी घोषित कर दी क्या इस तरीके से? तो नहीं, वो एक कमीशन है जिस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर घोषित करती है, और उस कमीशन को क्या कहते हैं? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। जो कृषि की लागत और जो कीमत है या मूल्य है उसका एक आयोग बना हुआ है, और उस आयोग की जो सिफारिशें होती है उस सिफारिश के आधार पर एमएसपी का निर्धारण जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। इसमें 22 तो ऐसी मैंडेटेड क्रॉप्स हैं जिसका आप एमएसपी, जिसको एमएसपी कहते हैं, और एक शुगर केन जो गन्ना है उसके लिए जो प्राइस डिक्लेयर होती है उसको एफआरपी कहते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है उसको कहते हैं। बाकी सबके लिए तो एमएसपी कह रहे हैं, और एफ के लिए जो है वो एफआरपी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ एडिशनल जो है वो चीजें दी जाती है। सीएससीपी काम कहां पर करता है? तो वैसे तो ये ऑटोनोमस टाइप की बॉडी है, परंतु किससे अटैच्ड है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो केंद्र सरकार के लेवल पर जो कृषि मंत्रालय, उस कृषि मंत्रालय के साथ में अटैच्ड है सीएससीपी। कब बना था सीएससीपी? तो जनवरी 1965 के अंदर, जनवरी 1965 के अंदर बनाया गया। और जैसा कि अपन ने कहा कि भाई एमएसपी की सिस्टम शुरू कब हुआ? तो 1966-67 के अंदर जो है उसको शुरू किया गया। क्यों किया गया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण। जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति, जो इस हरित क्रांति के अंदर के कारण जो है वो किया गया। फिर ये एक एडवाइजरी बोर्ड है, ये वो एक और बात ध्यान में रखनी है, एडवाइजरी बोर्ड है यानी सिर्फ ये रिकमेंडेशन करता है। इनकी रिकमेंडेशन को मानना किसी भी प्रकार से कोई जरूरी नहीं है। चलो, तो 1965 जो है, 1965 के अंदर तो ये एग्जिस्टेंस में है, और ये कैसे? ये एक एडवाइजरी बॉडी है, यानी ये सिर्फ रिकमेंडेशन करते हैं। इनकी रिकमेंडेशन मानना सरकार के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है, और इसीलिए ये किसी लॉ के अंदर नहीं है, किसी कानून में इसको नहीं रखा गया, वरना कानून में रख दिया तो सरकार के ऊपर बाध्यकारी हो जाएगा कि सब आपको ये मानना ही पड़ेगा। अभी तक जो है सरकार के ऊपर ये बाध्यकारी नहीं है। सरकार की वित्तीय हालत अगर है, सही है, तो वो एमएसपी जो है उसके ऊपर खरीद कर लेती है, और सरकार की वित्तीय हालात सही नहीं हो, सरकार के पास में इतना पैसा नहीं हो कि भाई सब के सब सारे जो है वो सबका खरीद ले, तो वो नहीं भी खरीदेगी। भाई आप ऐसा जो है सरकार के ऊपर ये दबाव बनाओ कि भाई आपको खरीदना ही पड़ेगा, तो सरकार के पास अगर पैसे ही नहीं है तो फिर कहां से खरीदेंगे? और भारत के फिर तो सभी जितने किसान है, जितनी उत्पादन होता है, सबको ही अगर खरीदने लग गए तो फिर इतना सब खरीद कर करोगे क्या? उसको कहाँ रखोगे? तो इस प्रकार के कई सारे लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो होते हैं। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम भी है, और साथ साथ में जो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो भी है। इस वजह से सरकार ने इसको बाइंडिंग जो है वो नहीं रखा है कि ये सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं। तो डिसाइड कौन करता है? सीएससीपी रिकमेंड करता है, और ये रिकमेंडेशन जो है वो केंद्र सरकार को भेज देता है। 14 क्रॉप्स तो है किसकी? खरीफ सीजन की। खरीफ की 14 क्रॉप्स हैं जिनकी एमएसपी जो है वो डिसाइड होती है। 6 क्रॉप्स हैं रबी की 6 फसलें हैं जिनकी एमएसपी, और 2 अदर कमर्शियल क्रॉप्स हैं, 2 कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं, उनकी भी एमएसपी जो डिसाइड होती है। और तोरिया और डीहस्क्ड कोकोनट, ठीक है, ये एक प्रकार की तिलहन की फसल है। और डीहस्क्ड कोकोनट जो अपना नारियल आता है, नारियल के ऊपर से उसकी जो ये उसके बाल होते हैं, जैसे वो अपन कहते हैं, तो उसको जब डीहस्क कर दोगे, उसको जब हटा दोगे, उसके बाद में जो बचता है उसको डीहस्क कोकोनट कहते हैं। इनकी किस पर बेस्ड होती है? मस्टर्ड और खोपरा जो उसके आधार पर जो है वो इनकी एमएसपी फिक्स्ड हुआ करती है। तो ये इस तरीके से एमएसपी का डिसीजन जो है वो लिया जाता है। एमएसपी इन जो उत्पाद है उनकी डिसाइड करते हैं। कौन कौन से? अब इसके अंदर देखो, ये यूपीएससी में ये भी एक बार क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, इवन सीधे लिस्ट दी हुई थी, और लिस्ट में पूछा हुआ था कि भाई आपको कौन कौन सी चीजों की एमएसपी घोषित होती है, ठीक है। तो आपके इंटरव्यू के पर्पज से आपको सारी लिस्ट तो नहीं पूछेंगे कि चलो उन सारी फसलों के नाम बताओ, पर यह कहा जा सकता है कि कुछ ऐसी फसलों के नाम बताओ जिनकी एमएसपी जो है घोषित होती है। तो गेहूं और चावल का तो आपको जो है सामान्यतः याद रहेगा, पर गेहूं चावल के अलावा और कौन कौन सी चीज होती है?
तो गेहूं चावल के अलावा जो है वो चावल है, गेहूं है, जौ या बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज, मक्का, रागी, पल्सेस दालों के अंदर ग्राम चने की, अरहर, मूंग, उड़द, लेंटिल, ये इन दालों की जो है वो मसूर की दाल। ग्राउंडनट, ऑयल सीड्स के अंदर अगर आप जो देखें तो ग्राउंडनट मूंगफली जो है उसकी एमएसपी घोषित होती है, रैपसीड या मस्टर्ड सरसों की होती है, तोरिया की होती है, जो सोयाबीन है उसकी, सनफ्लावर, सेसमम, सैफ्लावर सीड्स, नाइजर सीड, इनकी जो है वो घोषित की जाती है। रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा और डी हस्क कोकोनट। और फिर शुगर केन जो है उसकी एमएसपी को क्या कहते हैं, एमएसपी शब्द ना यूज करके उसके लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस जो है उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये लिस्ट ऑफ क्रॉप्स है, जिन लिस्ट ऑफ क्रॉप्स के अंदर तो इनमें से कुछ एक जो है वो आप याद रखो। और अब अगर ये कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ अनाज के लिए ही होती है तो सिर्फ अनाज के लिए नहीं होती, दालों के लिए भी होती है, और ऑयल सीड्स हैं उनके लिए भी होती है, कमर्शियल क्रॉप्स के लिए भी होती है। पर क्या सभी कमर्शियल क्रॉप्स हैं, तो नहीं, सभी कमर्शियल क्रॉप्स इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुआ लिस्ट कि किन किन की एमएसपी जो डिसाइड होती है। अब जब सीएसीपी ये जो कमीशन है एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड इसका, तो ये किस आधार के ऊपर जो है वो डिसाइड करता है, सीएसीपी जो है वो किस आधार पर निर्धारित करता है कि आपकी एमएसपी कितनी होगी। रिकमेंड करने से पहले वो भी क्या यूं हवा में रिकमेंड कर देते हैं या उससे पहले कुछ सोचते हैं? तो सीएसीपी जब रिकमेंड करता है तो एक तो जब आपको ये देखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितनी है, कि जो आपके उत्पादन उस उत्पादन की लागत कितनी है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई आपकी रिम्यूनरेटिव प्राइस होनी चाहिए, ये किसान को जो है उससे फायदा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए तो कम से कम आपकी एमएसपी जो है शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट। जो किसान की कॉस्ट लग रही है कम से कम उससे तो ज्यादा हो, तभी इनकम होगी। अगर वो कॉस्ट से ही कम है, जितनी लागत लग रही है अगर उससे ही कम है, तब तो फिर उसको जो है इनकम ना करके ये कहेंगे कि साहब इसमें तो घाटा हो रहा है। तो इसलिए एमएसपी जो है वो कॉस्ट से तो ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, पर सिर्फ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन नहीं, उसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन कैसी है, कि उस पर्टिकुलर जो फसल है उसकी कितनी तो मांग है और किस प्रकार की सप्लाई जो है वहां पर हो रही है। इसकी मार्केट प्राइसेस जो है उसके ट्रेंड क्या है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट में भी और ग्लोबल मार्केट के अंदर भी। क्या मार्केट के अंदर प्राइस जो है लगातार बढ़ रहे हैं या मार्केट के अंदर प्राइस जो है लगातार कम हो रहे हैं? तो मार्केट के अंदर प्राइस के जो ट्रेंड्स हैं उनको ये ध्यान में रखते हैं। ठीक है, पैरिटी विज़-विज़ अदर क्रॉप्स, दूसरे क्रॉप्स के साथ में इनकी क्या समानता है, उसके आधार पर भी जो है वो निर्धारण किया जाता है। इम्प्लीकेशन फॉर कंज्यूमर्स, इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखा जाता है कि ऐसा नहीं है कि एमएसपी को आप बहुत ज्यादा बता दो। अब अगर बहुत ज्यादा एमएसपी कर दो तो किसानों का तो हो जाएगा कि भाई साहब उनको तो जो है जितना फायदा मिलना है, परंतु जब वो घूम फिर के वो उत्पाद आपके यहाँ पहुंचेगा, मार्केट के बाद में कंज्यूमर तक पहुंचेगा, तो कंज्यूमर के लिए फिर उसकी जो कीमत है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम उसको इन्फ्लेशन को भी अपन को ध्यान में रखना होता है कि महंगाई भी ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। एनवायरमेंट के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, उसकी जैसे अगर आपने मान लो गन्ने की आप लगातार जो है वो बढ़ाते जा रहे हो एमएसपी, अब गन्ने की लगातार एमएसपी बढ़ाओगे तो गन्ना एक जो है वो पानी ज्यादा चाहिए होता है उसको, और पानी ज्यादा चाहिएगा तो वो बहुत सारे, जैसे एमएसपी अगर उसकी ज्यादा बढ़ी तो बहुत सारे लोग गन्ना उगाने लग जाएंगे, बहुत सारे लोग गन्ना उगाने लग जाएंगे तो वाटर का कंजप्शन बढ़ने लग जाएगा, और वाटर का कंजप्शन बढ़ने लग गया तो एनवायरनमेंट को जो है वो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जैसे सामान्यतया वीट और जो ये पैडी है इनकी एमएसपी जो है लगातार बढ़ाते थे। ठीक है, गेहूं और चावल की एमएसपी को बढ़ाते। पिछले कुछ सालों में सरकार ने ये कहा कि साहब सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आप जो है वो इसकी वीट और पैडी की बढ़ाते हो तो इसकी वजह से जो आपकी सॉइल है उस सॉइल के अंदर ये जो नाइट्रोजन वगैरह है वो लगातार कम होता जा रहा है, और इसके लिए आपको फिर लगातार आप यूरिया जो उसके अंदर डालते रहते हो, और वो जो सॉइल है वो खराब हो रही है। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए कहा कि हमें दाल जो है दालों को बढ़ावा देना चाहिए कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा दालों का उत्पादन करें। हमारे पास में वीट और जो आपका ये गेहूं और चावल तो इतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है कि हमारी आवश्यकताओं से बहुत ज्यादा है। एफसीआई के गोडाउन्स के अंदर सड़ जाता है वो, तो इतना ज्यादा है और हमें जरूरत भी नहीं है उस, फिर भी हम उगाए जा रहे हैं क्योंकि एमएसपी का सिस्टम वहां पर काम कर रहा है। परंतु दालें जिनकी हमें जरूरत भी है, जो प्रोटीन का सोर्स भी है, जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करती है, ऐसी दालों का प्रोडक्शन जो है वो हमारे यहाँ बहुत कम है, और इसलिए दाल हमको आयात भी करनी पड़ती। हमारी जो आवश्यकता है उतनी दाल भी जो है वो हमारे यहाँ पर उगती नहीं है, तो दालों को हमें आयात करना पड़ रहा है। तो ये एक मिसमैच है आपके प्रोडक्शन के अंदर कि आप किस चीज को उत्पादित कर रहे हो और किस चीज को उत्पादित नहीं कर रहे हो। तो पिछले कुछ जो साल हैं उसमें सरकार ने गेहूं और जो चावल है उसकी एमएसपी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की।
ज्यादा किसकी की? दाल की जो एमएसपी उसमें बढ़ोतरी की। उससे क्या होगा? दाल की एमएसपी में बढ़ोतरी करोगे तो लोग जो है लगातार दाल उगाने लग जाएंगे, और दाल उगाने लग जाएंगे तो एक तो दाल का आपका प्रोडक्शन यहाँ हो जाएगा, दूसरा वो एनवायरमेंट के तरीके से भी वो क्या है, थोड़ी अच्छी चीज है, ठीक है, एनवायरमेंटली भी, और बाद में कंज्यूमर की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसके लिए भी दाल जो है वो अच्छा है। तो इसलिए एनवायरमेंट को भी उसमें ध्यान रखा जाता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर से कई चीज जो है वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जा रही है, तो उस टर्म्स को भी वो ध्यान में रखते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान में रखकर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के अलावा इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हैं, और तब जाकर एमएसपी जो है उसकी घोषणा की जाती है। तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रख रहे हैं ये? सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, दूसरी जो फसलें हैं उनसे क्या समानता है, कंज्यूमर के ऊपर क्या इंप्लीकेशन होगा, एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंप्लीकेशन होगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर फिर एमएसपी जो है वो घोषित की जाती है। अब ये तो सब चीजें है ही, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कि आपकी एमएसपी जो है उस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अब कॉस्ट जो है वो किस तरीके से निर्धारित होती है, ये जो लागत है उस लागत को वो निर्धारित कैसे करते हैं? तो निर्धारित करने के लिए ऐसा नहीं है कि सीएसीपी की लोग जो है वो हर जगह जाएं, या फिर जैसे पंजाब में जाएं कि भाई पंजाब में किसान को कितना कॉस्ट आ रहा है, हरियाणा में कितना आ रहा है, एमपी में कितना कॉस्ट आ रहा है, ऐसा जाके फील्ड बेस पे कोई सर्वे वगैरह नहीं करते। वो लोग क्या है कि आंकड़े लेते हैं, और उन आंकड़ों के आधार पर, अलग अलग जगहों से जो आंकड़े आ रहे होते हैं उन आंकड़ों के आधार पर अपने प्रोजेक्शंस जो हैं वो किया करते हैं, स्टेट वाइज प्रोजेक्शंस भी, और जो आपकी ये क्रॉप वाइज जो प्रोजेक्शंस है वो भी किया जाता है। और इसके लिए आंकड़े जो है वो कहां से लेते हैं? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में ये निदेशालय है, उस निदेशालय से जो है वो आंकड़े लेते हैं, और उस आंकड़ों के आधार पर स्टेट वाइज और क्रॉप वाइज जो प्रोजेक्शंस हैं वो इनके द्वारा किए जाते हैं। और जब भी किसी प्रकार की, जब भी ये कॉस्ट निकालते हैं तो बेसिकली 3 प्रकार की कॉस्ट जो है उसको ध्यान में रखा जाता है। जब भी कॉस्ट आप निकाल रहे हो कि आपकी जो आपकी एमएसपी है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, तो किससे ज्यादा होनी चाहिए, तो कुछ कॉस्ट जो है वो निकालते हैं। सबसे पहली जो कॉस्ट है उसको कहते हैं A2। कॉस्ट का नाम क्या दिया गया है? A2। A2 क्या होता है? A2 वो कॉस्ट होती है जिसके ऊपर आप, जो भी किसान है उस किसान का जितना भी इनपुट लगा हुआ है, जितना भी उसके अंदर इनपुट में जो कॉस्ट आई हुई है उस सब कॉस्ट को मिला लो। मतलब इनपुट का मतलब, अगर आप कोई भी फसल उगा रहे हो तो फसल उगाने के लिए आपको बीज चाहिए, तो भाई बीज की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। फिर आपको उसको फर्टिलाइजर चाहिए, तो फर्टिलाइजर की कॉस्ट कितनी है। आप अगर जो है उसके ऊपर पानी दे रहे हो तो उसमें इरिगेशन की कॉस्ट कितनी है। इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट जो है वो कितनी आ रही है। तो जितने भी, और अगर आप कोई दूसरा और कोई उसको सही करने का, उस जमीन को सही करने के लिए और बहुत सारी चीजें कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट कितनी है। कोई खरपतवार वगैरह निकाल रहे हो तो उसकी कॉस्ट कितनी है। कोई बाहर से आपने कोई लेबर यूज किया है तो उसकी कॉस्ट कितनी है। ये सब जो इनपुट कॉस्ट है उन सबको मिला लिया जाता है, और उनको मिलाकर क्या निकालते हैं? A2 कॉस्ट जो है वो निकाला जाता है। इट कवर्स ऑल पेड आउट कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फार्मर इन कैश और काइंड ऑन सीड्स में कितना पैसा लगाया, फर्टिलाइजर में, पेस्टिसाइड में कितना लगाया, बाहर से कोई लेबर लाए, हायर्ड लेबर लाए तो उसमें, लीज्ड इन लैंड, फ्यूल, इरिगेशन, इन सब के अंदर कितना पैसा लगाया। ये सब आपकी जो कॉस्ट है, बेसिक कॉस्ट हुई, और उसको क्या कहा जाता है? A2 कॉस्ट कहते हैं। परंतु देखो, तो ये बेसिक कॉस्ट तो आपकी निकल गई कि इतने इतने में जो है वो आपकी फसल उगेगी, पर यही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा हमने एक चीज को छोड़ दिया, वो ये कि भाई जो खेती होती है उस खेती के अंदर बाहर की लेबर को तो हम इंक्लूड कर रहे हैं कॉस्ट में, परंतु खेती के अंदर क्या होता है, परिवार की भी लेबर जो है वो यूज होती है। परिवार के जो सदस्य हैं वो भी लेबर के रूप में वहां पर काम करते हैं, और काम करते हैं तो उसको भी कॉस्ट माना जाए। क्यों? क्योंकि वो लोग अगर वहां पर काम नहीं करते, कहीं और जगह काम करते, तो कुछ ना कुछ तो पैसा लेकर आते। तो यानी आपको तो नुकसान हो गया ना भाई। परिवार के सपोज करो 3 सदस्य लगे हुए हैं खेती में। अब 3 सदस्य लगे हुए हैं, आप कह रहे हो कि इनकी कॉस्ट को तो हम मानेंगे नहीं, हम तो सिर्फ बाहर से जो कॉस्ट आई है, बाहरी जो मजदूर है उसकी कॉस्ट को तो हमने इंक्लूड कर लिया इसमें A2 में, इनको अभी तक इंक्लूड नहीं किया। पर ये भी तो आपकी किसान के लिए तो ये कॉस्ट ही है, क्योंकि अगर ये तीनों लोग बाहर जाकर काम करके आते तो कुछ ना कुछ तो जो है वो मनी लाते, और कुछ ना कुछ मनी लाते तो इतना पैसा आता।
परंतु क्योंकि ये इसमें लगे हुए थे इसलिए ये पैसा नहीं ला पाए, और नहीं ला पाए तो ये भी कॉस्ट होगी। तो इसलिए जो फैमिली लेबर है उस फैमिली लेबर की कॉस्ट को भी उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। और इसी से आती है दूसरी कॉस्ट जिसको कहते हैं A2+FL। A2+FL क्या होता है? A2 तो है ही, ये बेसिक जो इनपुट कॉस्ट है वो, तो प्लस उसमें अनपेड जो फैमिली लेबर है उसको भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। जब अनपेड फैमिली लेबर को इंक्लूड कर देंगे तो क्या आएगा? A2+FL जो है वो कॉस्ट आ जाएगी। अब आपने क्या क्या कर लिया? जो इनपुट लगाया था उसकी कॉस्ट को आपने A2 कह दिया, फिर आपने A2+FL के नाम पर जो है फैमिली लेबर को भी ऐड कर लिया। पर क्या अभी भी पूरी कॉस्ट ऐड कर ली है? नहीं, अभी भी कई कुछ चीजें जो अभी भी रह गई। क्या? कि आप जिस लैंड के ऊपर ये खेती कर रहे हो वो लैंड जो है वो किसान की खुद की है, ओन्ड है। अगर उसकी खुद की लैंड है तो खुद की अगर भूमि है उस पर अगर वो खेती कर रहा है तो उस भूमि का प्रयोग वो इस खेती के लिए ना करके किसी दूसरे को वो रेंट पर भी दे सकता था, पर उसने रेंट पर नहीं दिया क्योंकि खेती करनी है। तो रेंट पर नहीं दिया तो वो जो रेंट उसको आ सकता था वो एक तरीके से उसको नुकसान हो गया। ये तो इतना पैसा जो है आपके पास में रेंट के रूप में आ सकता था परंतु आप नहीं ला पाए। क्यों? क्योंकि आपने खेती में यूज लिया। इसलिए ये भी एक प्रकार की कॉस्ट है। आपकी खुद की जो लैंड है उस खुद की लैंड के ऊपर जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है या जो रेंट मिल सकता था उसको भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। फिर आपके द्वारा कहीं कैपिटल यूज किया होगा, कैपिटल को यूज किया होगा, जैसे कि ट्रैक्टर यूज किया होगा आपने, उसके अंदर खुद का ही ट्रैक्टर यूज किया है, दूसरे से नहीं लाए। दूसरे से लाओगे तो हायर्ड हो जाएगा। कोई भी चीज अगर दूसरे से ला रहे हो तो बाहर की चीज हो जाएगी। पर खुद का ट्रैक्टर यूज किया, खुद का ट्रैक्टर यूज किया तो यानी उस ट्रैक्टर की भी तो कॉस्ट आई है कि भाई वो ट्रैक्टर भी अगर आपके खेत में काम ना करके कहीं और करता तो कुछ कमा के लाता, और क्योंकि वो आपके खेत में काम कर रहा है इस वजह से वो कमाई जो अब नहीं आ रही, वो कमाई नहीं आ रही, तो ये भी एक प्रकार की कॉस्ट है। और ये भी एक प्रकार की कॉस्ट है, तो इसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। और जब इसको इंक्लूड करते हैं इट इज द मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, तो इसको कहते हैं C2। रेंटल्स भी और इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन ओन लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स जो होते हैं इसके ऊपर आपने जो उन कॉस्ट को भी निकालने तो क्या निकलता है? C2 कॉस्ट जो है वो निकलती है। ठीक है, अब C2 को, अब आपका जो C2 कॉस्ट इन्होंने निकालते हैं इसको ये बेंचमार्क कॉस्ट कहते हैं। जो CACP होता है वो उसको बेंचमार्क कॉस्ट के रूप में देखता है कि इतनी कॉस्ट तो जो है वो फार्मर की लगी हुई है। और इसलिए हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि जो MSP है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए? C2 से ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा हो या उसके बराबर, कि कम से कम C2 से ज्यादा हो या उसके बराबर हो, तब जाके उसकी सारी कॉस्ट जो है वो निकलेगी। और सामान्यतः ज्यादा ही रखा जाए, C2 से जो है उसको ज्यादा रखा जाए, तब जाकर उसको कुछ ना कुछ किसान को जो है वो क्या होगा? प्रॉफिट वहां पर होगा। अगर हमने इस C2 से भी नीचे रखा तो फिर किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये बात समझ में आई कि कैलकुलेट जो है CACP कैसे करता है। तो CACP की कितने प्रकार की कॉस्ट है? 3 प्रकार की बेसिक कॉस्ट है। A2 के अंदर तो सभी प्रकार का जो भी इनपुट था उसकी कॉस्ट को ले लिया। A2+FL जिसमें फार्मर के लेबर जो फैमिली लेबर जो था उसको भी आपने यूज कर लिया। और C2 के अंदर जो है जो आपकी जो कैपिटल यूज हो रही थी, जो आपके लैंड के ऊपर जो रेंटल्स मिलने वाले थे, उन सब को भी आपने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। इसके अलावा एक C3 कॉस्ट भी निकाली जाती है। ठीक है, ये हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी एक C3 नाम की कॉस्ट भी निकालते हैं। C3 में क्या होता है? C3 बराबर होता है C2 प्लस मैनेजीरियल कॉस्ट। मैनेजीरियल कॉस्ट मतलब किसान के द्वारा खेती करना, ये एक मैनेजीरियल टास्क है, प्रबंधकीय कार्य है। प्रबंधकीय कार्य कैसे? प्रबंधकीय कार्य के मतलब किसान को सिर्फ और सिर्फ लेबर का पैसा नहीं मिलना चाहिए, लेबर के अलावा मैनेजमेंट का पैसा भी मिलना चाहिए। भाई लेबर का पैसा तो यहां ले लिया आपने, अनपेड जो फैमिली लेबर थी, आप खुद फैमिली लेबर के रूप में काम कर रहे हो, वो तो यहाँ इंक्लूड हो गया। पर वो क्या सिर्फ लेबर के रूप में काम कर रहा होता है? नहीं, लेबर के अलावा वो मैनेजर के रूप में भी काम कर रहा है। क्यों मैनेजर के रूप में काम कर रहा है? क्योंकि वो कई प्रकार के निर्णय लेता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होता है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में उसको एक तो प्लान करना पड़ता है कि मुझे कौन सी फसल उगानी है। ठीक है, फिर इस फसल के लिए चीजें कहाँ से आएगी, रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे, पानी कहाँ से आएगा, इसके लिए जो है वो बाकी जो फार्म इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जो आपको, वो कहाँ से आएंगे। ठीक है, फिर आपको इसमें रिस्क भी है, आप पहले से इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक रिस्क भी आप जो है वो ले रहे हो, तो उस रिस्क को भी कौन बियर कर रहा है? वो फार्मर खुद कर रहा है।
यानी ये एक मैनेजीरियल कॉस्ट उसकी है, और उस मैनेजीरियल कॉस्ट को भी ऐड किया जाना चाहिए। इस मैनेजीरियल कॉस्ट को कहते हैं, ये जो प्रबंधकीय जो लागत होती है वो होती है बेसिकली 10% ऑफ C2, कि जितना C2 है उसका 10% जो है और ऐड कर लिया जाए। यानी अगर C2 कॉस्ट को मिलाकर 100 रुपए है तो फिर 10 रुपए जो है वो उसके मैनेजर के रूप में वो काम कर रहा है, इसलिए उसको ऐड कर लो, और C3 कितनी आ जाएगी 110। हालांकि C3 की कैलकुलेशन तो करते हैं पर इसके आधार पर किसी प्रकार का जो रिकमेंडेशन है वो होता नहीं है, ठीक है। इसके सिर्फ कैलकुलेशन की जाती है कि भाई हाँ ध्यान में रखा जाए कि C3 कॉस्ट भी उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए, परंतु इसका प्रयोग किसी चीज के लिए नहीं करते। तो ये अलग अलग प्रकार की कॉस्ट जो है वो निकाली जाती है। एक बार RAS में भी क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, और उसमें पूछा था कि C3 से क्या लगा बराबर, क्या C3 से ज्यादा जो है वो MSP होनी चाहिए, तो नहीं, C3 से MSP का ऐसा कोई खास रिलेशन जो है वो नहीं है। C3 सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, परंतु उसको MSP से ज्यादा होनी चाहिए, MSP C3 से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा कोई बाइंडिंग जो है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका MSP कैसे कैलकुलेट होता है, उसको हमने इसके अंदर देख लिया। अब इसमें इशू क्या है, अगर हम इसमें देखेंगे अब इसमें और मुद्दा क्या आ गया, प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। तो देखो, एक समिति बनी थी 2006-07 के अंदर, जिसको कहते हैं स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन कमेटी जो बनी, ये नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स हेडेड बाय साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन। भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जो जनक हैं MS स्वामीनाथन, नेशनल फार्मर्स कमीशन के वो चेयरमैन भी थे, और उनके नेतृत्व में कमेटी बनी। उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो फार्मर्स हैं उन फार्मर्स को MSP जो है वो कॉस्ट का 1.5 गुना मिलना चाहिए। MSP कितना मिलना चाहिए, कॉस्ट का 1.5 गुना तो कम से कम जो है उसको मिले। जितनी आपकी लागत है, अगर आपकी उसका 1.5 गुना तक आपको जो है MSP मिले, तब जाकर उसको लाभ जो है अच्छा लाभ वहां पर होगा। अब 2018 के अंदर, 2018 का जो बजट आया, 18-19 वाला जो बजट था, उस बजट में उस समय तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली ने घोषणा की कि भाई हम क्योंकि फार्मर्स की इनकम डबल करना चाहते हैं 2022 तक, उन्होंने एक लक्ष्य रखा हुआ था कि फार्मर्स की इनकम को 2022 तक डबल करना है, और उसके लिए उन्होंने कहा कि हम MSP के अंदर जो एक बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं, और MSP को हम अब जो है कॉस्ट का 1.5 गुना कर रहे हैं, कि MSP जो है उसमें वृद्धि करेंगे, और MSP की वृद्धि करके उसको कॉस्ट का 1.5 गुना कर दिया जाएगा। और 1.5 गुना कर भी दिया गया, मतलब MSP के अंदर जो है वृद्धि हुई, मतलब इस गवर्नमेंट के अंदर जितनी MSP में वृद्धि हुई है उतनी पिछली गवर्नमेंट्स में इतनी वृद्धि जो है MSP के अंदर नहीं की गई, ठीक है। तो इसलिए MSP के अंदर जो है उन्होंने वृद्धि की, परंतु फिर भी उसके अंदर फिर एक और इशू निकाला गया कि भाई इशू ये निकाला गया कि ये जो कॉस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो 1.5 गुना होना चाहिए, किसका 1.5 गुना, तो 1.5 गुना के ऊपर कि भाई ये किस चीज का 1.5 गुना होगा, इसको लेकर एक प्रॉब्लम आई, और फिर बाद में क्लैरिफिकेशन दिया गया जिसमें कहा गया कि जो 1.5 गुना होगा वो होगा A2 प्लस FL का। इसका 1.5 गुना होगा, A2 प्लस FL का 1.5 गुना होगा, जबकि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ये मांग रहे थे कि भाई C2 का 1.5 गुना जो है वो होना चाहिए, जो आपकी C2 कॉस्ट है उसका 1.5 गुना होना चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी जो C2 कॉस्ट के बारे में कह रही है, परंतु सरकार कह रही है नहीं, C2 का 1.5 गुना हम नहीं कर सकते, अभी तो हम A2 प्लस FL का जो है वो 1.5 गुना कर सकते हैं। तो उसको मतलब C2 से तो A2 प्लस FL कम होगी, तो उसका 1.5 गुना जो है वो थोड़ा कम होगा, और C2 का 1.5 गुना करोगे तो थोड़ा ज्यादा जो है वो हो जाएगा। तो इसलिए सरकार ने, इसका मतलब ये है कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशन उसको पार्शियली मान लिया कि भाई हाँ हम 1.5 गुना तो कर देंगे, परंतु C2 का 1.5 गुना ना करके किसका करेंगे, A2 प्लस FL का करेंगे। और ऐसा क्यों, और ऐसा इसीलिए क्योंकि सरकार की खुद की जो वित्तीय हालात है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, और MSP के ऊपर जब आप खरीद करते हो तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आती है, सरकार की कॉस्ट जो है बहुत बढ़ जाती है। इवन शांता कुमार समिति जो थी, शांता कुमार समिति ने तो ये कहा कि साहब ये जो MSP के ऊपर ये जो सब्सिडियां देते हो, सब्सिडीज आप दे रहे हो, ये सब हटा दो, और जो लोग हैं, जो किसान है, उस किसान को सीधा DBT डायरेक्ट उनके बेनिफिट ट्रांसफर जो आप करो, सीधे खाते में पैसा डाल दो। सीधे खाते में पैसा डालोगे तो उनको वाकई में पैसा जो है वो मिलेगा। बाकी क्योंकि हम ये इस तरीके से घुमा फिरा कर पैसा देने की कोशिश करते हैं, ये सब्सिडी देने की कोशिश करते हैं, तो जो डिजर्विंग किसान है वहां तक तो पहुंचता भी नहीं है। जो रिच फार्मर होता है उस रिच फार्मर तक जो है वो आपकी सब्सिडी पहुंचती है, और बाकियों के पास जो है वैसा कुछ भी नहीं है। तो जो गरीब किसान है या कमजोर जो स्मॉल फार्मर होता है उसको तो बहुत नुकसान हो जाता है, और सब्सिडी का जो फायदा है वो मेजरली रिच किसान जो है वही ले जाता है।
मतलब आज ही इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल के अंदर लिखा गया था कि पंजाब के जो किसान हैं उनकी अगर आप सब्सिडी कैलकुलेट करो तो प्रति वर्ष 1,22,000 रुपए, शायद 1,22,000 का आंकड़ा था कि 1,22,000 रुपए प्रति वर्ष सब्सिडी के रूप में जो पंजाब के प्रत्येक हाउस होल्ड को मिल रहा है। यानी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो आपको सब्सिडी के रूप में मिल रहा है, और बाकी आप जो खुद अर्न कर रहे हो वो तो एक अलग बात है। और जबकि बाकी किसानों को जो है वो इतना नहीं मिल रहा। पंजाब के अंदर जो प्रति फार्म के जो फार्मर के अंडर में जो लैंड है वो भी लगभग 3.14 हेक्टेयर है, जबकि बिहार के अंदर ये जो लैंड है वो 0.4 हेक्टेयर है, वो मार्जिनल फार्मर है। ठीक है, और पंजाब का किसान जो है मार्जिनल फार्मर नहीं है, वो मीडियम कहा जाए या मीडियम या उससे भी जो है बड़ा किसान उसको कहा जा सकता है। तो इसलिए ये जो सब्सिडी का मिसमैच है, इसलिए ये भी कहा गया, शांता कुमार की समिति ने ये कहा था कि हमको ये एमएसपी वगैरह इसकी सब्सिडीज को आप तो कम कर दो, ये आपके फालतू की इसमें कॉस्ट ज्यादा लगती है, और जो उत्पादन है वो भी ऐसा फर्जीसा ही होता है जिसका हमें आवश्यकता नहीं है, उसकी उत्पादन कर लेते हैं हम। तो हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्ट आप सब्सिडी जो है वो उसके किसान के अकाउंट में जमा कराओ, ताकि किसान की वाकई में इनकम जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। डायरेक्ट डीबीटी के बारे में जो है उन्होंने कहा। तो खैर यहाँ पर जो बात थी वो थी कि भाई 1.5 गुना किया जाए, और 1.5 गुना किसका किया जाए, तो सरकार ने तो 1.5 गुना किया A2+FL का, और बाकी सब जो डिमांड कर रहे थे वो C2 कॉस्ट जो है उसका 1.5 गुना करने की बात। ये था आपका एमएसपी से रिलेटेड मुद्दा जो कि अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एमएसपी जो है वो क्या है, उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स उसमें यूज में आते हैं। तो इंटरव्यू में इन सब चीजों से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो जो है वो आप बता सकते हो। पर ये क्या एफिशिएंट है, तो एमएसपी उतना एफिशिएंट जो है वो नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि एमएसपी के ऊपर जो खरीद की जाती है वो खरीद एक तो बहुत सेलेक्टिवली होती है, किसी राज्य में ज्यादा होती है, किसी राज्य में कम होती है, तो इसलिए अलग अलग हो रही है। दूसरा, उसके बाद खरीद करने के बाद में उसको स्टोरेज के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा आता है वो बहुत ज्यादा आता है, और इसलिए सरकार की जो खर्चा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब सिर्फ एमएसपी के ऊपर जो फार्मर है, फार्मर को सरकार जो एमएसपी पे कर रही है, सिर्फ यही खर्चा नहीं है कि सब आपने जो है वो 1900 रुपए पे कर दिए और आपने कहा कि साहब यही हमारा खर्चा है। नहीं, इसके बाद में ये जो आप एमएसपी पे जो खरीद कर रहे हो, उस खरीद करने वाली फसल को आपको स्टोर करना पड़ता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, और इसमें कई सारे वेस्ट भी हो जाता है। और इसमें जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो सरकार की, या फिर एफसीआई मेनली जो खरीद सरकार की तरफ से कौन करता है, एफसीआई खरीद करती है, और एफसीआई की वो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बजाय इसके एमएसपी के बजाय एक अच्छा तंत्र वो है, वो क्या हो सकता है, डीबीटी जो है वो एक अच्छा तंत्र हो सकता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वैसे ही हो रहा है, किसान सम्मान निधि के नाम पर जो है पैसा मिल ही रहा है, तो उसके साथ साथ में ये जो सब्सिडी है, ये सब्सिडी भी पूरे देश के अंदर जो है वो बांट दी जाए तो शायद उसका फायदा जो है वो ज्यादा होगा।